हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपोडिटेरिया। आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स का नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। हम यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से बिल्कुल एक एक बेसिक्स, एक एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि किस प्रकार से डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से उनको सॉल्व किया जाता है। मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत ही मेहनत से यहाँ पर पीपीटी तैयार किए। इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन आपको पीपीटी के माध्यम से मैं यहाँ पर सिखाऊंगा, जिसके अंदर आप सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने काफ़ी सारी पीपीटियाँ बनाई है, आपको हर एक क्वेश्चन आपको ग्राफिकल माध्यम से यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर डाटा हैंडलिंग, जो कि आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। आज हम उसका पार्ट नंबर 1 देख रहे हैं और हमारा पहला वर्ड है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम सबसे पहले समझते हैं पिक्टोग्राफ क्या होता है। पिक्टोग्राफ समझने से पहले एक वर्ड छोटा सा यूज हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 4 के पहले पेज के ऊपर, डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा एक्चुअल में सूचनाएं जो अभी इस समय आईपीएल चलन में है, आप सभी क्रिकेट के शौकीन होंगे, आप सब क्रिकेट देखते होंगे। तो क्रिकेट के अंदर कोई टीम जब खेलने उतरती है तो उसमें कई प्रकार से डाटा कलेक्ट होता है। डाटा कलेक्ट का अर्थ है कि किसने कितने रन बनाए। जब हम उसकी तुलना करते हैं, आपके दोस्त ने कहा आज विराट कोहली ने 54 मार दिए, उसके आगे सामने वाले ने इतने रन लगा दिए, तो हम हर एक खिलाड़ी के रनों का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का अर्थ है कि जब हमें वहां से सूचनाएं मिलती है, हमें एक डाटा का कलेक्शन मिलता है, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। हमारे दोस्त ने बताया, हमने देखा टीवी में, ये सारा डाटा हम कलेक्ट करके और ये सारी सूचनाएं कलेक्ट करके हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो इसी प्रकार से सूचनाओं को कलेक्शन में रखना, कलेक्ट करना और लिखना, वह एक प्रकार का डाटा कहलाता है आपके पास। आज अब इसके बाद हमारा जो सेकंड वर्ड है या इस चैप्टर का मेन वर्ड है पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है यह हम समझते हैं। पिक्टो और ग्राफ। पिक्टोग्राफ में दो शब्द है। पिक्टो, पिक्टो का अर्थ होता है पिक्चर, पिक्टो का अर्थ होता है पिक्चर, और ग्राफ का मतलब होता है ग्राफ। ग्राफ का मतलब होता है ग्राफ। तो यहां पर दो वर्ड है, पिक्चर और ग्राफ। जो ग्राफ पिक्चर के माध्यम से दर्शाया जाए, जो जिन सूचनाओं को, जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, जैसे मान लीजिए हम एक मैच की यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक मैच है सीएसके का, या सीएसके एक टीम है, उसकी हम बात कर लेते हैं। सीएसके द्वारा खेले गए 5 मैच की मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है। मान लीजिए यह आपका पहला मैच है, ये सीएसके का पहला मैच था, ये दूसरा मैच था, ये तीसरा मैच था, और ये चौथा और ये 5वां मैच। पहले मैच के अंदर मान लीजिए सीएसके ने 175 रन बनाए हैं। इसके अंदर शायद उन्होंने 178 रन बनाए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर उसे राउंड फिगर में 175 ले लिया है। और सीएसके ने अपने दूसरे मैच के अंदर 200 रन बनाए, सीएसके ने अपने तीसरे मैच के अंदर 150 रन बनाए, सीएसके ने अपने चौथे मैच के अंदर 175 रन बनाए, और सीएसके ने अपने 5वें मैच में 225 रन बनाए। अब हमें इन सूचनाओं को, यह हो गया आपका डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन, आपने कहीं से ये डाटा लिया, आपने जो देखा, आपने जो सुना, या आपने जानकारियां कलेक्ट की कहीं से जाकर मैच के। उन मैच में आपने देखा कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे मैच में सीएसके द्वारा बनाए गए रन इतने इतने थे। अब हम आपसे कहें कि इसे एक पिक्चर के माध्यम से आप दर्शाइए, ग्राफ के रूप में बताइए। तो ग्राफ के रूप में जब आप बताएंगे इसे, तो इस प्रकार से आपकी टेबल रहेगी पिक्टोग्राफ की। पिक्टोग्राफ मतलब आपको किसी भी पिक्चर के माध्यम से उन डाटा को बताना है। उन डाटा को आपको मैथमेटिक लैंग्वेज में रखना है, लेकिन किसी पिक्चर के माध्यम से रखना है। यदि उसमें पिक्चर नहीं होगी तो वह आपका पिक्टोग्राफ नहीं कहलाएगा। तो पिक्टोग्राफ होने के लिए आपको किसी भी पिक्चर का सहारा लेना होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक टेबल बनती है। मैच नंबर 1, 2, 3, 4, 5, यह आपके सीएसके टीम के 5 कंटिन्यू खेले गए मैच है। ओ सीएसके ने जो रन बनाए 175, 200, 150, 175 और 225। अब हमें इसे ग्राफिकल रूप में दिखाना है, तो हम यहाँ पर एक इमेज मान लेते हैं। एक इमेज सीएसके के रन 100 रन, 100 रन्स
100 रन के लिए हमने यहाँ पर एक बॉल मान लिया है। एक बॉल को हम 100 रन मान लेते हैं। एक बॉल है आपकी और उसे हम 100 रन मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वह मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि बात क्रिकेट की चल रही इसलिए हमने यहाँ पर क्रिकेट का सिंबल बाल ले लिया है। अब एक बाल का अर्थ है 100 रन। अब यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आपको। पिक्टोग्राफ में कई प्रकार के ग्राफ आते हैं, कई प्रकार से इसे पूछा जाता है, तो आपको इसकी बेसिक समझ और इसका कॉन्सेप्ट दोनों पता होना चाहिए। एक बॉल है, इसे मैंने मान लिया यहाँ पर 100 रन के बराबर। यह बाल हमारी 100 रन के बराबर है। अगर इस बाल को हम आधा कर दें, यहाँ पर 50 कर दें, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे 50 रन, 50 रन, और ये हो जाएंगे 50 रन। तो आप बाल को जब आधा करते हैं, आधा करने से अर्थ है कि आप इस प्रकार से कोई बाल को बना देते हैं, तो यह बाल आपकी 50 रन में गिनी जाएगी। यदि आपको 75 रन लिखना है तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। 75 के लिए आप इस बाल को ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, मतलब आपने ये वाला कोना, एक ये भाग गायब कर दिया इसके अंदर से। ये भाग आप हटा दीजिए यहाँ से, तो यह भाग हटाने के बाद आपकी इस प्रकार की जो बाल बचती है, ये वाला भाग, कलर्ड भाग, ये आपका 75 रन के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आप चित्र के माध्यम से इन डाटा को बताएंगे। तो यहाँ पर आपकी तर्क शक्ति, आपकी मेंटल एबिलिटी का चेकअप भी होगा और आप यहाँ पर पिक्टोग्राफ भी बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको पिक्टोग्राफ को बनाते हैं। हमने एक बाल को 100 रन के बराबर लिया है। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर पहले ही पेज के ऊपर कुछ कार बनी हुई है और वो कार एक एग्जाम्पल है और मैं भी आपको एक एग्जाम्पल सेट करके यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें बताना 175। 175 के लिए एक बाल हमारी 100 रन के इक्वल है, तो हम यहाँ पर एक बाल बना देते हैं। मैंने एक बाल बना दी। हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक बाल बना दी है। यह बाल आपकी हो गई 100 के अंदर। हमें चाहिए 175। 175 चाहिए तो 100 की एक बाल बन गई। एक बाल और अगर मैं बना देता हूँ तो वह हो जाएगी आपकी 100 की, फिर मतलब वो हो जाएगी 200। 100 और 100 200। तो यहाँ पर हमें एक बाल नहीं बनानी है, एक बाल का थर्ड पार्ट बनाना है। मतलब आप बाल को यहाँ से चालू कीजिए, यहाँ लाइए और इस प्रकार से यह बाल आपकी 75% में बन गई है। कुछ ग्राफ यहाँ पर और ये एक ऐसा पार्ट यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। तो यह वाला पार्ट जो है आपका 75 कहलाएगा, जो कलरफुल मैंने यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार यह बना है। तो यह हो गया आपका 175। अब आपको 200 बनाना है, तो 200 के लिए आप सीधे सीधे 2 बाल बना सकते हैं। तो 2 बाल के अंदर आप बता पा रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर जो जानकारियां हैं वो ये जानकारियां यह है कि सबसे पहले आपको एक मेजरमेंट सेट करना है। मेजरमेंट में आपने एक कोई सिंबल लिया और वह सिंबल आपके यहाँ रन भी हो सकते हैं, यहाँ पर कारों की बिक्री भी हो सकती है, यहाँ पर मजदूरों की मजदूरी भी हो सकती है, यहाँ बच्चों की हाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो क्वेश्चन में दिया हो वो हो सकता है। तो आपका जो डाटा हो उस हिसाब से आप इमेज सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बाल हमारी 100 रन की थी, हमने इमेज करी, क्योंकि हम अगर एक बाल को 1 रन मान लो एक बाल को हमने 1 रन मान लिया, तो यहाँ पर 175 बाल बनाने पड़ेगी, 175 बाल रखनी पड़ेगी, तो जो कि संभव नहीं है। तो 175 क्यों रखे? हम इस डाटा का अर्थ ही ये होता है कि बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को, बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को एक छोटी सी टेबल में रख कर उसे समझे और सारा डाटा वहां पर दिखना स्टार्ट हो जाता है। सब कुछ उसके अंदर दिखता है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा कि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को हम कितने शार्ट तरीके से मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में रख सकते हैं। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह स्वतः ही कलेक्ट डाटा के रूप में हो जाती है, लेकिन हमें फिर उसका बार का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर हम ग्राफ बार बनाते हैं उसका, और ग्राफ बार में बड़ी बड़ी सूचनाएं फटाफट कलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 200 और 150 बनाना है, तो एक बाल, फिर एक बाल, आपकी 2 बाल हो गई, और एक 50 के लिए आधी बाल। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी 100 है, ये आपकी 100 है और ये आपकी 50 है। तो ज़्यादा हो चुका है वो 100 150। तो यहाँ पर
यहाँ पर 100 और एक 50, वो 250 बन गई थी। तो यह आपकी 100 और एक 50, 150 हो गई। अब हमें फिर से 175 चाहिए, तो एक आपकी बाल पूरी और एक 75% बाल यहाँ पर बनाना है। तो इस प्रकार से आप इसे लेके जाइए और यह आपकी बाल का 75% भाग हो चुका है। तो 100 और एक 75, तो ये हो गई 175। इसी प्रकार से आपको 225 बनाना है, तो 100, 100 और 25 बनाना है। मतलब आपको सिर्फ इतना पार्ट बनाना है बाल का, ये बाल का आपका पार्ट हो गया। तो ये आपकी हो गई 225। तो इस प्रकार से आप पिक्टोग्राफ को बना सकते हैं। दिए गए डाटा से आप पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। इस प्रकार के हमें और भी क्वेश्चन आगे हमें आएंगे, एक्सरसाइज के अंदर आएंगे, एग्जाम्पल के अंदर आएंगे, लेकिन पिक्टोग्राफ का नहीं आने वाला है। यह लास्ट है, पहली बार ही दिया था। पूरी लेसन के अंदर आपको पिक्टोग्राफ एक ही बार देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आप सिर्फ पिक्टोग्राफ के समझ बनाइए कि पिक्टोग्राफ के अंदर हमें यह याद रखना है कि पिक्चर के माध्यम से बनाया गया ग्राफ, जिस ग्राफ को हम किसी भी पिक्चर के माध्यम से, दिए गए चित्र के माध्यम से बनाते हैं, उसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। और यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसका पैमाना, उसका मेजरमेंट का पैमाना क्या होना चाहिए वो आपको लिखना है। जरूरी नहीं कि यहाँ 100 रन बराबर एक बाल हो, 50 रन बराबर भी एक बाल हो सकती है, 10 रन बराबर भी एक बाल हो सकती है। वो डिपेंड करती है हमारे डाटा की रेंज के ऊपर कि आपके डाटा की रेंज क्या है। हमारे डाटा की रेंज थी 175 से 225। इसके बीच के बीच हमें डाटा चलाना था, इसके बीच के डाटा को हमें ग्राफिकल रूप से बताना था। तो हम 175 से स्टार्ट कर रहे हैं। यदि हम डाटा में 10 से लेकर 225 तक स्टार्ट करते तो हम 10 को एक बाल मान लेते, या मानना पड़ता हमें, या फिर हम 20 या 30 को एक बाल मानते हैं, क्योंकि हमें डाटा को 10 से स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार आपको दिए गए डाटा के रेंज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप एक बाल या एक चित्र की वैल्यू क्या मानेंगे। तो यहाँ पर हमने पिक्टोग्राफ बनाना सीखा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम। ये हमारा पिक्टोग्राफ हो चुका है। पिक्टोग्राफ में हमने इस टेबल को और इस टेबल को क्लियर किया है। अब हमारा सेकंड है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा मैं। इससे पहले एक छोटा सा चित्र यहाँ पर बना हुआ, इसे समझ लेते हैं। ये है आपका पाई चार्ट, इसे कहते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट होता है गोल। पाई चार्ट बिल्कुल गोल आकृति होती है। उसके अंदर आपका विभिन्न भाग होते हैं, कई भाग इसके अंदर, जैसे यह CSK के रन है। CSK के रन है 1 से 5 मैच के। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 भाग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पहला जो भाग है 175, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको कलरफुल है ये 175 यह वाला भाग आपका 175 मान लीजिए। तो यहाँ पर जो रन बने हैं वह 19% रन बने हैं। 19% से मतलब कि इन रनों का अगर टोटल देखें, उस टोटल रन का परसेंटेज निकाल लें तो 175 19% में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैच नंबर 2 के अंदर 22% रन बनाए, मतलब इनके जो रन थे टोटल 5 मैचों के, उसके अकॉर्डिंग दूसरे मैच में 22% रन बनाए। और यहाँ पर तीसरे मैच का डाटा, यहाँ तीसरे मैच में 16% रन बनाए। कुल रनों का 16% इन्होंने एक मैच में यहाँ पर बनाया था। और चौथे मैच के अंदर 19% रन CSK ने बनाए। 19% मतलब 175। तो यहाँ भी 19 था और यहाँ भी 19 था, लेकिन ये 19 हमारा कलर अलग अलग है। तो यह बता रहा है कि आपके पहले मैच का डाटा था और यह आपके चौथे मैच का डाटा है। और 5वें मैच में 225 रन बनाए, मतलब यहाँ पर 5वां मैच ये है आपका, और यहाँ पर 225 मतलब 24% रन। तो इन डाटा में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो दी गई है, अगर हम इसको यहाँ से देखें क्लियर करके और आपसे पूछा जाए सिर्फ इतना ही पाई चार्ट दे दिया जाए, ये टेबल नहीं दी जाए, और यह आपका चार्ट है, इस चार्ट को दिया गया और इस चार्ट के अंदर आपसे पूछा जाए कि किस मैच में, यहाँ आपके 5 मैच का डाटा CSK का दिया गया, किस मैच में CSK द्वारा सर्वाधिक रन बनाए गए, तो हम कह सकते हैं यहाँ से देखकर कि यह 24 लिखा है। और 24 का कलर जो है आपका मैच नंबर 5 का कलर है। तो मैच नंबर 5 में CSK ने सर्वाधिक रन बनाए थे।
फिर आपसे पूछा जाए कि सीएसके के 5 मैचों में सबसे कम रन किस मैच में बनाए या किस नंबर के मैच में बनाए, तो हम यहां देखते हैं कि 16% रन हमारे तीसरे नंबर के मैच में बने थे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि तीसरे नंबर के मैच में सबसे कम रन बने। तो इस प्रकार से यहां पर डाटा का कलेक्शन किया जाता है और इस कलेक्शन को, इस प्रकार से डाटा कलेक्शन होता है और इस कलेक्शन को कई प्रकार से ग्राफ के माध्यम से उकेरा जाता है, गणित की भाषा में लिखा जाता है। तो ये गणितीय एक भाषा है। ये हमारा जो पिक्टोग्राफ था ये भी एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है, डाटा को कलेक्शन के बाद गणितीय रूप में लिखने की, और यह भी एक मैथमेटिकल लैंग्वेज ही है, इसे हम कहते हैं डाटा ग्राफ। तो यहाँ पर यह आपका पाई चार्ट हो गया, इसे पाई ग्राफ भी बोलते हैं, इसे सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं, इसे गोल ग्राफ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पिक्टोग्राफ, और आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाया अभी पाई चार्ट से। अभी काफ़ी सारे पाई चार्ट का आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारा आता है बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ क्या होता है, हम देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ हमारा यह पार्ट नंबर 1 चल रहा है। पार्ट नंबर 1 हम यहाँ पर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कि डाटा हैंडलिंग हमारा जो चैप्टर है 4 नंबर का, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस और सारी इंफॉर्मेशन और सारे वर्ड्स दिए हैं। उन वर्ड्स को हम 1 to 1 क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अभी पिक्टोग्राफ देखा, पाई ग्राफ देखा, अब हमारा सेकंड है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिख रहा है, एक ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500। आपको ग्राफ कैसे बनाना है यह भी मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। ग्राफ को बनाया कैसे जाता है, ग्राफ को पढ़ा कैसे जाता है, ग्राफ को देखा कैसे जाता है, और ग्राफ की सूचनाओं को देखकर आंसर कैसे दिए जाते हैं। 2003-4 यहाँ पर सेशन लिखा हुआ है, 2003-4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 और 7, 8। इस प्रकार से कुछ डिब्बे बने हैं, एक यहाँ तक, एक यहाँ तक, एक यहाँ तक, एक यहाँ तक और यहाँ तक। ये चार्ट अपने आप में एक लैंग्वेज है, मैथमेटिकल लैंग्वेज। यह बोलता है। अब इसके लैंग्वेज हमें सुनना होगी। जिस प्रकार से पक्षी बोलते हैं लेकिन हम उन्हें समझ नहीं सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्षी समझ जाता है। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है, यह मैथमेटिक्स की एक लैंग्वेज है और इस भाषा को हमें समझना आना चाहिए, और इस भाषा को समझाने के लिए ही हम यहाँ पर खड़े हैं और आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो 2003-4 यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल मिला के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात चल रही है वो 0 से लेकर 400 की बात चल रही है। मतलब इतने के बीच के स्टूडेंट है क्लास 8th में, इतने हो सकते हैं। 0 से 400 के बीच का डाटा हमारे पास आया है। अब यहाँ पर 3-4, यह 3-4 इंडिकेट कर रहा है कि कोई सत्र रहा है, सेशन है। 2003-4 एक सेशन है। जैसे आप जिस सेशन में मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सेशन 2023-24 का मैं बना रहा हूँ। हो सकता है 24-25 में भी इसे देखा जाए, 25-26-27 में देखा जाए, लेकिन एट ए टाइम ये 23-24 चल रहा है। तो यहाँ पर 3-4 का जो सेशन था उसकी बात चल रही है। 4-5, 5-6, 6-7, 7-8। पहला यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो दी गई है इसके हिसाब से पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ क्या सूचना दे रहा है, आपको इस बार ग्राफ को देखकर क्या सूचना मिल रही है। हमें इस बार ग्राफ को देखकर सूचना मिल रही है कि एक क्लास के जो 8th क्लास के बच्चे थे या 8th क्लास के स्टूडेंट थे, उनकी 2003 से लेकर 2008 के सेशन में कितने क्लास में स्टूडेंट रहे हैं, उनकी संख्याओं को यह बार ग्राफ बता रहा है। या नंबर ऑफ स्टूडेंट इस तरफ है और इस तरफ सेशन है। जैसे मान लीजिए 2003-4 का सेशन है, 2003-4 का सेशन यहाँ जाकर एंड हो गया है। इस प्रकार से यहाँ 3-4 का सेशन यहाँ जाकर एंड हो गया इसका ग्राफ, मतलब ये पट्टी यहाँ तक गई है। इसका अर्थ बता रहा है कि 3-4 का संबंध इस 100 से है, 3-4 का संबंध इस 100 से है। मतलब 2003 से 4 के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8 हम इस तरफ से देखेंगे कि यह संख्या 100 थी। 3 से 4 के सेशन में
नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या 100 थी। और 2004 से 5 के सेशन के अंदर स्टूडेंट की संख्या बढ़कर, एक एक शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है, बढ़कर इंक्रीज होकर, आप देखें 3-4 में यहाँ 100 स्टूडेंट थे, 4 से 5 के अंदर इंक्रीज होकर यहाँ पर 200 स्टूडेंट हो चुके हैं। 2005 से 6 का अगर डाटा देखें, आंकड़ा देखें, तो यह ग्राफ जो है 250 तक जा रहा है, 250 तक, मतलब 4 से 5 के सेशन के बाद भी यहाँ पर इंक्रीज बच्चे हुए हैं, मतलब यहाँ पर संख्या पहुँच गई 250। और 2006 से 7 के सेशन में यह आंकड़ा हमारा पहुँच जाता है 300। यहाँ कहीं भी कुछ नहीं लिखा इस प्रकार से जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसे पढ़कर आप भी समझ सकते हैं कि यही लिखा हुआ है। 2007 से 8 के सेशन में यह संख्या पहुंच जाती है 350। तो यह डाटा हमें बता रहा है इस प्रकार की सूचनाएं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन यह दे रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ सेशन के अकॉर्डिंग बच्चों की संख्या कितनी बढ़ी या घटी, इस प्रकार की सूचनाएं हमें जो है यह बार ग्राफ दे रहा है। नंबर 2 है हमारा, इन विच ईयर इज द इंक्रीज, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। किस सेशन के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट बढ़े हैं, किस सेशन के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट की ग्रोथ हुई है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, देखते हैं इन दोनों के बीच अगर देखा जाए अंतर, तो यहाँ पर 100 से 200 मतलब 100 का अंतर आया था, इंक्रीज हुए हैं, 100 का अंतर यहाँ से यहाँ के बीच में आया था। यहाँ पर लिखा हुआ विच ईयर इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, मतलब किन दो सेशन के बीच में। और अगर इस सेशन की मैं बात करूं तो इस सेशन के अंदर 100 से 250 मतलब यहाँ पर 50 प्लस हुए थे और यहाँ पर 100 प्लस हुए हैं। और इसकी बात अगर हम करें तो 250 से 300 मतलब प्लस के 50 हुए हैं यहाँ पर। इस सेशन के अंदर 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में 50 बच्चे इंक्रीज हुए हैं। और अगर हम 7 से 8 की बात करें तो 7 से 8 के बीच में यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 350 है, इसका अर्थ है 350 में 300 घटाया तो प्लस का 50, या यह कहें कि 300 में क्या जोड़ें कि 350 हो जाए, तो वह संख्या है 50, तो 50 वहाँ पर प्लस हुआ। तो आप देखकर बताइए कि किस सेशन के अंदर, किन दो सेशन के अंदर, किन दो सेशन के गैप में सबसे ज्यादा बच्चे इंक्रीज हुए हैं। विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, किस साल में सबसे ज़्यादा बच्चे इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ वाले साल में, पहले साल 2003 से 4 और 4 से 5 में, 3 से 4 वाले सेशन में, 3 से 4 का जो सत्र है उससे, और उसके अगले साल यहाँ पर 4 से 5 में एकदम बच्चे 100 से 200 हो गए। मतलब यह आंकड़ा ये मान के चलिए कि 100% की वृद्धि करता है। तो यहाँ पर हमारा फाइनली आंसर यह हो जाएगा कि 2004-5 के सेशन में सबसे ज़्यादा बच्चे बढ़े हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, किस साल में सबसे ज़्यादा बच्चे रहे हुए हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे थे। हम देखते हैं 3 से 4 के सेशन में हमारे पास 100 बच्चे थे, 4 से 5 के सेशन में हमारे पास 200 बच्चे थे, 5 से 6 के सेशन में हमारे पास 250 बच्चे थे, और 6 से 7 के सेशन में हमारे पास 300 बच्चे, और 7 से 8 के सेशन में हमारे पास 350 बच्चे। तो आप खुद बताइए कि किस सेशन के अंदर, इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, किस साल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम या सबसे अधिक बच्चे रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है 2007-8। 2007-8 के सेशन के अंदर सबसे अधिक स्टूडेंट, इस ग्राफ द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है नीचे, यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर यह नंबर गलत लिख गया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005 से 6 इज ट्वाइस दैट 2003 से 4, 3 से 4 की अपेक्षा 5 से 6 में क्या संख्या डबल है, ट्वाइस है। तो हम देखते हैं 3 से 4 सेशन, तो 3 से 4 सेशन के अंदर, इस 3 से 4 सेशन में हमारी संख्या थी 100, यहाँ पर हमारी संख्या थी 100, और नेक्स्ट है 5 से 6, 5 से 6 के अंदर हमारी संख्या थी 50। तो
क्या 5 से 6 और 3 से 4, तो यहाँ 100 और यहाँ पर संख्या 50 नहीं 250, यहाँ पर थी हमारी 250, इसके अंदर हमारी 250 है और इसके अंदर हमारी 100 संख्या है। तो क्या 100 और 250 यह एक दूसरे के दुगने हैं, इसका क्या यह दुगना है? तो यह कथन बिल्कुल ही स्टेटमेंट गलत है, यह इसकी संख्या डबल नहीं है। तो इस प्रकार से हमने बार ग्राफ बनाना सीखा और बार ग्राफ की इंफॉर्मेशन को कैसे हम पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो इस बार ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे जस्ट अब क्लियर करने जा रहा हूं। अब आपको एकदम क्लियर बार ग्राफ दिख रहा है। मेरे ऊपर थोड़ी सी लाइट कम गिर रही है, आपके ब्लैक बोर्ड के कारण मैं आपको क्लियर दिखे, इस कारण मेरी लाइट मैंने कम कर ली है। तो यहां पर हमने देखा था बार ग्राफ, इससे पहले हमने देखा था, हमने यहां पर सबसे पहले एक पिक्टोग्राफ देखा। पिक्टोग्राफ आपने समझ लिया कि पिक्टोग्राफ में सिंगल इंफॉर्मेशन, एक तरह की सूचनाएं रहती है, सिर्फ एक तरह की सूचनाएं रहती है। एक टीम थी, उसके मैच थे, उसके मैच के यहाँ पर रन थे, उनको हमने पिक्टोग्राफ के अंदर बताया। यदि मैं आपसे कहूं कि इन इंफॉर्मेशन को आप एक बार ग्राफ के अंदर बताइए, तो आप किस प्रकार से उसे बार ग्राफ के अंदर बताएंगे? अभी हमने इन इंफॉर्मेशन को एक पिक्टोग्राफ के अंदर बताया, एक पाई ग्राफ के अंदर बताया, और यहां पर जगह कम थी तो मैंने इस ग्राफ को और कहीं बना दिया। मतलब एक प्रकार की सूचनाओं को 3 तरह से कैसे बताया जाए। तो एक तरह से हमने इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को पिक्टोग्राफ के अंदर दिखाया, फिर इसी इंफॉर्मेशन को हमने पाई ग्राफ के अंदर दिखाया। अब मैं इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर बार ग्राफ के अंदर बतलाता हूं। तो यहां पर CSK, GT और RR 3 प्रकार की टीम हो चुकी है। अब हमें वहां पर CSK के डाटा थे, हमने 2 टीमें और बढ़ा ली, मान लीजिए 2 टीमें और बढ़ा ली। और अगर मान लो CSK अकेली होती तो यहां पर इस प्रकार का ग्राफ बन जाता। CSK अकेली होती, यह काम आप अपने हिसाब से करिए। CSK अकेली होती तो हम CSK के रन यहां पर लिखते और CSK के मैच 1 2 3 4 5 यहां पर लिखते। इस प्रकार से ग्राफ के माध्यम से उसे बता सकते थे। अब हमें जब एक टीम थी तो इस प्रकार से ग्राफ बनाया, जब 2 टीम या 3 टीम या 5 टीम या अदर और ज्यादा टीमें हो जाती है, तो अदर 5 तरह की इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाती, तो उनको कंपैरिजन में लाने के लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो हम यहीं पर देखते हैं इस प्रकार का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो यहां पर हमने अब टीम बढ़ा ली है, CSK, GT और RR। हमारे पास अब टीम की संख्या हो गई है 3 संख्या हो गई है। इसमें से आपकी भी कोई पसंदीदा टीम होगी, या तो CSK, GT या RR। इसके अलावा भी आपकी कोई पसंदीदा टीम हो सकती है। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर CSK, GT और RR लिए। CSK, GT और RR के आप पहले इंफॉर्मेशन को समझ जाइए कि डाटा कलेक्शन कैसे किया गया है, किस आधार पर किया गया है यह डाटा कलेक्शन। तो CSK, GT और RR, CSK, GT और RR। तो CSK, GT और RR जो 3 टीमें हैं, इनके पहले 5 मैच, फर्स्ट 5 मैचेस के रन है। ये पहले 5 मैच के रन यहां पर लिखे हुए हैं। CSK द्वारा बनाए गए 178, CSK द्वारा सेकंड मैच में बनाए गए, यह आपका पहला मैच, यह आपका सेकंड, यह थर्ड, यह फोर्थ और ये फिफ्थ। तो पहले मैच में CSK द्वारा बनाए गए रन 178, GT के द्वारा बनाए गए पहले मैच में 182 और RR के द्वारा पहले मैच में बनाए गए 203 रन। इस प्रकार से दूसरे मैच में 217, 163, 192 और इस प्रकार तीसरे में, चौथे में और पांचवें में इन्होंने 3 टीमों ने रन बनाए। आप चाहें तो यहाँ 10 टीम का ग्राफ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस डाटा को ग्राफ के रूप में बताना है, तो इसे हम कहेंगे डबल बार ग्राफ। इसे हम कहेंगे डबल बार ग्राफ। अभी हमने जो पिछले ग्राफ देखे थे जिनके अंदर सिंगल पट्टी थी, वह था ए बार ग्राफ, सिंगल बार ग्राफ, इसको बोलते हैं बार। यह बार है, तो यहां पर एक अगर पट्टी है, एक एक पट्टियों में अगर हम बनाते हैं तो उसे हम कहेंगे सिंगल बार ग्राफ या ए बार ग्राफ, अ बार ग्राफ। और इसके बाद डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ मतलब आपके पास सूचनाएं 2 प्रकार की प्राप्त होती है।
2 प्रकार की सूचनाएं या 2 से अधिक प्रकार की, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 10 प्रकार, 1000 प्रकार, लाख प्रकार, जितने भी टाइप से आपको सूचनाएं मिलती है उन सभी को एक जगह कलेक्शन करना है। तो हम फिर डबल बार ग्राफ का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर डबल बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि CSK, GT और RR द्वारा 5 मैचों में बनाए गए, फर्स्ट 5 मैचों में बनाए गए रन इस प्रकार से दिए हुए हैं। इसे हमें ग्राफ बार के ऊपर बताना है, इसका एक ग्राफ बार बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूँ। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, नंबर 1 पर आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 आपको ध्यान रखना है इसके रेंज। इसके रेंज से अर्थ है कि क्या रेंज है। रेंज है मतलब स्टार्टिंग कहाँ से है, इसकी मिनिमम वैल्यू, इस पूरे डाटा में मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम देखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 154, शायद इसमें सबसे कम है 154। और सबसे मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है इसकी, आप खुद देखिए 226। 226 के ऊपर कोई रन बने हैं क्या, नहीं बने, मतलब 226 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो आपको यहाँ पर लाइन लेना है, जो आपको यहाँ पर दर्शाना है वह 0 से लेकर 250 के बीच में, क्योंकि आपको मैक्सिमम 250 और मिनिमम 0। तो यह आप यहाँ से इसको कई प्रकार से बता सकते हैं कि 178 रन बनाए हैं तो 178 रन 0 to 178 लिखा हुआ है, ये 0 से चालू हुआ है और 178 रन बने हैं, इसलिए हमने इस ग्राफ को 0 से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर जो रेंज है हमारी मिनिमम 226 है, मैक्सिमम 226 और मिनिमम 154 है। तो इससे कम लाइनें हमारे पास नहीं आनी चाहिए, मतलब 226। अगर यहाँ पर मान लीजिए आंकड़ा होता हमारा 300 तो हमें एक लाइन और यहाँ पर बढ़ानी पड़ती, अब बढ़ानी पड़ती। और दूसरी बात, हमने यहाँ पर जो गैप लिया है वो 50-50 का लिया। आप इस गैप को 100 का भी ले सकते हैं, आवश्यकता अनुसार 200 का भी ले सकते हैं और 300 का भी ले सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार, यहाँ पर हमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वेरिएशन देखने को ज़्यादा से मतलब है कि एक आंकड़ा हमारा 204 है, एक 226 है, और इसके नज़दीक में नीचे की तरफ आए तो 175 है, 179 है, 177 है, 199 है। तो यह जो है रेंज हमारी ठीक है, और हम इस रेंज को थोड़ा और बढ़ा भी सकते थे। 50 की जगह हम 10-10 का भी करते, अगर 10-10 का करते तो हमें 25 लाइनें यहाँ पर खींचनी पड़ती, इसलिए हमें यहाँ पर 50-50 के गैप की लाइनें बनानी होती है। तो हम यहाँ पर हमारी सुविधा की दृष्टि से भी इन लाइनों को खींचते हैं कि हम कितने कितने गैप की यहाँ पर लाइन बनाएं। जैसे मान लीजिए आप 10-10 के गैप की लाइन बनाते, ये आपका 0 होता है और यहाँ पर आप 10 लिखते, यहाँ पर 20 लिखते, तो यहाँ तक जाने के लिए आपको 250 तक जाने के लिए इस प्रकार की कितनी लाइनें हो जाती, 25 लाइनें यहाँ पर खींचनी पड़ती, जो आपके पेपर के अंदर नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए डाटा को कैसे कम जगह में कलेक्ट किया जाए यह तरीका ही हमें सीखना है। तो यहाँ पर हमने गैप लिया 50-50 का। तो पहली चीज़ हमारी रेंज की हो गई। अब हम इस डाटा को इसके अंदर देखते हैं कैसे, किस प्रकार से बनाया जाता है। अब यहाँ पर मैच नंबर 1, मैच नंबर 2, मैच नंबर 3, मैच नंबर 4 और मैच नंबर 5, हमने किसी एक पर्टिकुलर टीम को, मान लीजिए CSK है, CSK को हमने कलर दे दिया ये वाला, CSK को हमने ये कलर दे दिया कि यह जो कलर इंडिकेट कर रहा है वो CSK टीम को कर रहा है। ये कलर आपका CSK टीम का हो गया है। अब सेकंड कलर आपका GT का है, GT का ये आपका कलर हो गया। और तीसरा जो कलर है ब्राउन, ये मान के चलिए आप वाइट ब्राउन है, तो यह आपका जो है कलर RR के लिए इंडिकेटर है। अब यहाँ पर हम इसे समझते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और इसे किस किस प्रकार से हम देख सकते हैं, या इसके ऊपर क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं। पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक रन किस टीम के द्वारा बनाए गए और किस मैच में बनाए गए। तो सर्वाधिक रन आप यहाँ से देखकर बता सकते हैं कि सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा रन किस टीम के द्वारा बनाए गए। अब मैंने यहाँ पर इसको हटा लिया है, थोड़ी देर के लिए मैंने इसे यहाँ से रिमूव कर लिया है। ये चार्ट अब मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो भी है ये टैली है, ये टेबल है, ये बार ग्राफ है,
ये डबल बार ग्राफ आपके सामने है। इसे देखकर आपको बताना है कि किस टीम द्वारा सर्वाधिक रन बनाए गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बार ग्राफ सबसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाली पट्टी सबसे ऊपर की तरफ जा रही है, इसके बराबर से कोई पट्टी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सीएसके द्वारा सर्वाधिक रन बनाए गए। और किस मैच में बनाए गए? तो मैच नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं कि सीएसके ने बनाए और मैच नंबर 5 के अंदर बनाए। इसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन अगर इसके ऊपर पूछा जाए कि किस टीम द्वारा सबसे कम रन बनाए गए और किस मैच में बनाए गए, उसके व्यक्तिगत कौन से मैच में बनाए, तो आप देखेंगे बार ग्राफ के अंदर के सबसे लोअर कंडीशन का बार कहां पर है। तो सबसे लोअर कंडीशन का बार यहां पर तो सब है, मतलब ये वाला बार जो है दिख रहा है मुझे, यह बार इससे नीचे कहीं कोई बार नहीं है। मतलब आपके चौथे नंबर में 154 ये लिखा हुआ है, वही आंकड़ा यहाँ पर भी इंडिकेट हो रहा है। 154 रन बनाए गए हैं। 150 से कुछ अधिक है और 150 से कुछ अधिक है, मतलब 154। और किस टीम के द्वारा बनाए गए? तो जीटी के द्वारा बनाए गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जीटी के द्वारा बनाए गए। और मैच नंबर, कौन से मैच नंबर में बनाए गए हैं? तो मैच नंबर हमारा 4 था, वो मैच नंबर 4 के अंदर जीटी के द्वारा सबसे कम रन बनाए गए। नंबर 3 पर हम देखते हैं आंकड़ा हमारा कि किन दो टीमों के द्वारा, आप क्वेश्चन कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, आपके हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। आप यह कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 3 के अंदर हम एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं कि आरआर और सीएसके दोनों में से किसने अधिक रन बनाए। अपने पहले मैच में सीएसके, जीटी और आरआर तीनों टीमों में से सबसे अधिक रन किसने बनाए। तो पहले मैच को देखेंगे, अपने पहले मैच के अंदर तीनों टीमों में से किसने सर्वाधिक रन बनाए। तो बार ग्राफ को देखकर हमें देखना है, इसको देखकर नहीं देना है आंसर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आरआर का यह सिंबल है, तो आरआर ने सबसे अधिक रन बनाए। तो हम कह सकते हैं कि तीनों टीमों की तुलना अगर करें हम, तो पहले मैच में आरआर ने सर्वाधिक रन बनाए। हमसे और कई टाइप से क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। किन दो टीमों ने लगभग बराबर रन बनाए? किन दो टीमों में लगभग बराबर रन बनाए किसी भी मैच में? तो यहां पर हम देखेंगे कि बार ग्राफ को देखकर कि कहां इक्वलिटी दिख रही है। इक्वलिटी यहाँ पर दिख रही है, एक कंडीशन यहाँ पर इक्वलिटी की दिख रही है और एक कंडीशन यहाँ पर इक्वलिटी की दिख रही है। 178 और 182 और लास्ट वाले मैच में 177 और 179। तो यहाँ पर इक्वलिटी दिख रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि जीटी चौथे नंबर में, जीटी एंड आरआर टीम के द्वारा लगभग अप्रॉक्स बराबर रन बनाए गए हैं अपने मैच नंबर 5 के अंदर। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन से आपको क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चन को आपको इस बार ग्राफ को देखकर आंसर देना है, जो कि बहुत ही आसान है। एक बार आप इसे अगर सीख गए तो बहुत ही आसानी से इसके आंसर दे पाएंगे। तो चलिए इसके नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम हमारी। अब हम डबल बार ग्राफ का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यह भी हमारा डबल बार ग्राफ है, इससे पहले वाला था वह भी डबल बार ग्राफ था। हमारे पास जब भी डाटा 2 या 2 से अधिक के रूप में कलेक्ट हो, 2 टाइप के इंफॉर्मेशन के रूप में हो, तब हम उस ग्राफ को कहेंगे डबल बार ग्राफ। तो यह हमारा जो ग्राफ है ये डबल बार ग्राफ है। इसके अंदर यह आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन है, उस आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर यह एग्जाम्पल दिया हुआ है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है आप मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, बच्चों को अंक प्राप्त हुए। जनरली बच्चों को 0 से लेकर 100 तक के बीच में ही नंबर प्राप्त होते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं होता है जनरली कि जिसमें 500 नंबर आ जाए या 500 नंबर का हो वो पेपर। 1 से 100 तक का ही पेपर होता है। आपकी क्लास, मैंने आपसे कहा था कि आपको ग्राफ बनाते समय सबसे पहले डिसाइड करना उसकी रेंज क्या है। तो यहाँ पर जो बच्चों को नंबर आए, जो डाटा उन्होंने लिया, वो डाटा लिया तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि बच्चों को जो मैक्सिमम नंबर आए वो 60 ही आए हैं। तो उन्होंने यहाँ 70 पर एंड उसे कर दिया। और आप भी अगर ग्राफ बनाएंगे तो उसे 70 पर एंड कर देंगे। तो आपकी जो रेंज है 0 से 60 के बीच की ही है। तो
तो यहाँ पर हमारा डबल बार ग्राफ है। डबल बार ग्राफ के अंदर हमें दो प्रकार की इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। एक यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे की साइड में सब्जेक्ट दिए हैं, आपको मैथ्स दिया है, सोशल साइंस दिया है, साइंस दिया है, इंग्लिश दिया और हिंदी दिए। इस तरफ आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, बच्चों को प्राप्त अंक दिए हैं कि बच्चों को कितने अंक प्राप्त हुए। जनरली यहाँ पर 0 से लेकर मैक्सिमम 60 अंक तक ही बच्चों को प्राप्त हुए। तो यह बार ग्राफ जो डिजाइन किया गया है वह 60 अंकों तक ही लिया गया है और उसके बाद एक और लाइन एक्स्ट्रा खींच दी गई है। उसके बाउंडेड हमने इसको बाउंडेड 70 पर कर दिया है। 70 से ऊपर 60 से ऊपर अंक आए नहीं तो हम 80 भी क्यों लिखें। तो यहाँ पर हमारे अंकों को हम बता सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर दो प्रकार के इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सभी प्रकार के 3, 4 और 5 प्रकार के सब्जेक्ट की तुलना यहाँ पर की गई है। अब 5 प्रकार के सब्जेक्ट की तुलना की गई है और सेशन हमारा है 2005 से 6। तो यह जो है आपकी एक लाइन, पहली लाइन 2005 से 6 सेशन को बता रही है और दूसरी लाइन ये पीले कलर की जो पट्टी है वह 2006 से 7 के सेशन को बता रही है। ऑरेंज कलर की, ऑरेंज कलर आपका बता रहा है 2006 से 7 और ये ग्रीन कलर आपका बता रहा है 5 से 6। तो हमें दो प्रकार के कलर दिए हैं, दोनों की पट्टी दी है, दोनों का मीनिंग दिया है। तो आप डाटा को समझ गए होंगे कि डाटा किस प्रकार से फिटिंग यहाँ पर हुआ है। मतलब कहने का ये है कि मैथमेटिक्स के अंदर 2005-6 में किसी बच्चे को 30 नंबर प्राप्त हुए और उसी बच्चे को 2006 से 7 के अंदर 60 अंक प्राप्त होते हैं। उसी बच्चे को 60 अंक प्राप्त होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो इस प्रकार से उन दोनों को पास पास में रख के ये एक तुलनात्मक ग्राफ बनता है। इसमें आपको कंपैरिजन करना है, आप इसमें विश्लेषण करते हैं। एक शब्द इसी के लिए बना हुआ है, विश्लेषण, एनालिसिस। तो एनालिसिस इसी के बेस पे होता है और ये सब एनालिसिस के ही परिणाम हैं कि यहाँ पर प्रश्न बनते हैं और इनके आंसर एनालिसिस से ही निकल कर आते हैं। कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन बने हुए, ये एनालिसिस के ही क्वेश्चन बने हुए, इनके आंसर भी एनालिसिस के बेस पर ही दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपको देख सकते हैं सोशल साइंस के अंदर भी दो पट्टियां हैं, दोनों प्रकार की इंफॉर्मेशन दी है, 5 से 6 और 6 से 7 के लिए। साइंस के लिए भी दो पट्टियां हैं, इंग्लिश के लिए भी है और हिंदी के लिए भी। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा बार ग्राफ। तो हम यहाँ पर रेंज अगर आपसे पूछी जाए कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या है नंबरों की, तो नंबरों की मिनिमम रेंज है 0 और मैक्सिमम रेंज है 60। 60 से अधिक अंक किसी भी बच्चे को प्राप्त यहाँ पर नहीं हुए हैं। और आपसे पूछा जाए कि सब्जेक्ट की संख्या कितनी है तुलना वाले, तो सब्जेक्ट की संख्या है 5। और आपसे पूछा जाए कि किस सेशन की तुलना की जा रही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 सेशन, 5 से 6 और 6 से 7 सेशन की इस बार ग्राफ के अंदर तुलना की जा रही है। तो पहला जो है एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। इस डबल बार ग्राफ के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो किस बारे में इंफॉर्मेशन है, किस बारे में ये इंफॉर्मेशन है। तो इस बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो 5 प्रकार के सब्जेक्ट में 2005 से 6 और 6 से 7 में बच्चों द्वारा लाए गए अंकों की तुलना की गई है इस बार ग्राफ के अंदर। फिर सेकंड है, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट। किस सब्जेक्ट के अंदर परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मोस्टली इंप्रूव हुआ है। तो आप देखिए एक एक करके, हिंदी के अंदर एक टाइम में 60, दूसरे टाइम में भी 60, मतलब इंप्रूवमेंट देखें कुछ भी नहीं है, बराबर है। इंग्लिश में अगर देखें तो यहाँ पर मान लीजिए 55 और यहाँ पर नेक्स्ट में वो 50 हो गया, मतलब वो इम्प्रूवमेंट डिक्रीज हुआ है। इस सेशन से उस सेशन में जाने पर, यहाँ पर इस सेशन से इस सेशन पे जब ये आया तो इसका परफॉर्मेंस डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ और यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ। लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर नंबर हमारे थे 30, यहाँ पर नंबर आए मैथ्स में पहले साल में 30 और दूसरे साल में नंबर आए 60। तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस मोस्टली हुआ है
सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर ही देखने को मिलता है मैथमेटिक्स के अंदर। और इसके तुलना में इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, सोशल साइंस में भी हुआ है, साइंस में भी हुआ है, कुछ यहाँ पर भी ग्राफ बढ़ा है, यहाँ पर भी सेकंड सेशन में ग्राफ बढ़ा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। यहाँ मोस्ट शब्द लग गया है कि मोस्टली मतलब सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा हमारा आंसर आ जाएगा मैथमेटिक्स। नंबर 3 क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटेरिएटेड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर हमारा जिस प्रकार से मोस्टली इम्प्रूव हुआ था उसी प्रकार से डिक्रीज भी हुआ है। तो कौन से सब्जेक्ट के अंदर हमें डिक्रीज हुआ है परफॉर्मेंस, तो हम देख पा रहे हैं इसके अंदर हमें प्लस था, इसके अंदर हम प्लस में गए, इसके अंदर हम प्लस में गए, इसमें हम माइनस में और इसमें बराबर में। तो यहाँ पर जनरली हमें आंसर एक ही मिल रहा है, इंग्लिश के अंदर हमारा जो परफॉर्मेंस था 2005 से 6 सेशन, 6 से 7 सेशन, तो इन दोनों सेशन के बीच में यहाँ पर इंग्लिश में डिक्रीज हुआ है। तो इस प्रकार से बार ग्राफ को देखकर आपको आंसर देना आना चाहिए। तो यहाँ पर ये चौथा जो क्वेश्चन है आपका ये है कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर परफॉर्मेंस इक्वल रहा है। तो कौन से सब्जेक्ट के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट के अंदर हमारा परफॉर्मेंस सबसे इक्वल रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी बार ग्राफ, ये तो एक एग्जाम्पल था, आपकी बुक में दिया है, आपको कई जगह बार ग्राफ की आवश्यकता लगेगी। कक्षा 6 में अगर आप पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं, 10 में, 11 में, जहां भी जाएंगे आप बार ग्राफ आपको लगातार मिलते जाएंगे। और एक आपको स्पेशल एक्सरसाइज इसी की देखने को मिलेगी, पूरा का पूरा चैप्टर आपको ग्राफ के ऊपर देखने को मिलेगा, स्टैटिक्स देखने को मिलेगी। शुरुआत इससे होती है लेकिन स्टैटिक्स बहुत ही विस्तारित रूप में आगे जाती है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक और बिल्कुल समझ से कॉन्सेप्ट के साथ इसे क्लियर कर लें ताकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पर हमने ये डबल बार ग्राफ समझा और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। ट्राई दिस, प्रयास कीजिए। आपको यह पार्ट भी अनिवार्य रूप से पढ़ना है कि उसके अंदर कुछ भी मटेरियल ऐसा नहीं है जिसे हमें स्किप करना है या छोड़ना है। यदि आप चाहते हैं कि आप क्लास में सबसे बेहतर परफॉर्म करें तो आपको अपनी क्लास के अदर बच्चों से कुछ ज़्यादा मेहनत या कुछ अच्छा पढ़ना ही पड़ेगा। आप जब तक अलग मेहनत नहीं करेंगे, कुछ उनसे जो एवरेज नंबर लाते हैं उनसे अगर आपको एक्स्ट्रा नंबर चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही होगी। एक्स्ट्रा तभी मिलता है जब आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं या एक्स्ट्रा सोचते हैं। तो यहाँ पर आप ये ट्राई दिस भी करें, इसके अंदर बहुत अच्छी जानकारियाँ दी गई है, उनको मैंने यहाँ पर बार ग्राफ के माध्यम से आपके लिए काफ़ी मेहनत करके बनाया है। आप इसे समझिए और एंजॉय कीजिए और सीखिए। ये नंबर 1 है ट्राई दिस का। यहाँ पर टेबल दी गई है, मंथ दिए हैं, मंथ है हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और आपका नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, यहाँ पर घड़ियों की संख्या की बिक्री के नंबर दिए हैं कि जुलाई मंथ में किसी ओनर के द्वारा, कोई ओनर रहा होगा जिसकी दुकान होगी, जरूरी नहीं कि वो, यहाँ पर तो ग्राफ बार चार्ट जो है वॉचेस के लिए दिया। यहाँ पर क्वेश्चन आपका कार की बिक्री से संबंध भी आ सकता है, फल फ्रूट की बिक्री से भी संबंध आ सकता है, किराने वाले के यहाँ कोई सामान की बिक्री से भी संबंध में आ सकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमने जो एग्जाम्पल बुक के अंदर दिया है उसे ही रिपीट किया है। तो यहाँ नंबर ऑफ वॉचेस को बेचने की संख्या दी गई है। जुलाई के अंदर उसकी संख्या थी 1000, अगस्त में वो संख्या थी 1500, सितंबर में 1500, अक्टूबर में 2000, नवंबर में 2500, दिसंबर में 1500। इस प्रकार से उसके द्वारा घड़ियों की सेल की गई किसी दुकानदार के द्वारा। अब यहाँ पर मंथ दिए गए हैं, तो ये आपका मंथ इस तरफ चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये सिंगल बार ग्राफ है। सबसे पहले आपको बार ग्राफ की पहचान आना चाहिए। ये ए बार ग्राफ है, ये सिर्फ आपका बार ग्राफ है, ना कि इसमें कोई कंपैरिजन है। उसका स्वयं का कंपैरिजन हो सकता है, अदर का कंपैरिजन इसके अंदर नहीं है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहाँ पर नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। अब नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, संख्या उसकी है मैक्सिमम, कहाँ तक बेची उन्होंने लास्ट
2000 मैक्सिमम एक महीने में बेची। तो हमने जो बार ग्राफ बनाया वो 2500 बेची थी, तो 2500 से ऊपर एक लाइन और ले ली 3000। हमने 3500 की लाइन यहाँ पर नहीं खींची है और नहीं खींचना है आपको, क्योंकि जितनी मैक्सिमम है उससे एक लाइन ज़्यादा दे दीजिए ताकि आपका बार ग्राफ बहुत ही बढ़िया डिजाइन में दिखे और दिखे कि आप कहीं भूल नहीं किए, आपने यहाँ तक एंडिंग ही इसका है। तो यहाँ पर मंथ दिए और यहाँ पर हमारी वॉचेस की सोल्ड आउट जो संख्या है वह दी गई है। अब इसे आप पढ़िए, यहाँ जुलाई में 1000, हम यहाँ बार को हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ 0 से स्टार्ट किया और इसे लेकर गए 1000 तक, तो यह हो गया 0 से 1000। फिर यहाँ पर अगस्त के अंदर आप देख रहे हैं 0 से लेकर 1500, मतलब आपकी 1500 की बिक्री हुई, तो आपने इसे यहाँ 1500 दिखा दिया। नेक्स्ट में सितंबर के अंदर 1500, यहाँ पर अक्टूबर में 2000, तो यहाँ पर नवंबर में हम यहाँ 2500 और दिसंबर में वापस 1500। अगर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और उसके आंसर भी ढूंढते हैं, आपको कुछ आंसर के जवाब मेरे साथ साथ ही देना है। हम यहाँ पर कहें कि व्यापारी द्वारा किस माह में सर्वाधिक घड़ियों को बेचा गया, उसकी सबसे ज़्यादा सेल किस मंथ में रही, तो हम वो कह सकते हैं वो महीना हमारा था नवंबर। इस ग्राफ को देखकर आपको बताना, इसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो वह मंथ है हमारा नवंबर। नंबर 2 आपसे पूछा जाए कि किस मंथ में सेल सबसे कम हुई घड़ियों की, तो वह मंथ हमारा जुलाई, वह मंथ है हमारा जुलाई। नंबर 3 आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नवंबर से दिसंबर के बीच क्या सेल इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो नवंबर से दिसंबर के बीच सेल हमारी उस व्यापारी की डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं हुई है, घटी है सेल। उसके बाद आपसे कहा जाए कि जुलाई से अगस्त के बीच में सेल में, घड़ियों की सेल में कितना अंतर रहा है। जुलाई से अगस्त के बीच व्यापारी द्वारा बेची गई घड़ियों की सेल में कितना अंतर रहा है, तो हम वहां पर अंतर 1500 माइनस 1000 बराबर 500 घड़ियों की सेल का अंतर यहाँ पर जुलाई और अगस्त के बीच में रहा है। इस प्रकार से आपसे नेक्स्ट में अगर पूछ लिया जाए कि यह अंतर क्या इंक्रीज में रहा या डिक्रीज, धनात्मक रहा या ऋणात्मक, तो यह अंतर हमारा धनात्मक में रहा। तो इस प्रकार से आप बार ग्राफ को देखकर ढेर सारे क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। आई होप कि आपको अभी तक जितना मैंने चैप्टर करवाया है यह बहुत ही बढ़िया तरीके से पसंद आ गया होगा। इस प्रकार हमने सभी क्वेश्चंस के लिए ये कहें कि पूरा चैप्टर आपके लिए मैंने स्लाइड के माध्यम से तैयार किया है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक एक पेज को, एक एक एग्जाम्पल को, आपके यहाँ तक के ट्राइदियस को भी बिल्कुल ग्राफिकल रूप से पढ़ाने वाला हूं। तो आप मेरे साथ, मेरे चैनल डीपी एडिटोरिया के साथ बने रहिए। यदि आपने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत के परिणाम स्वरूप आप हमें कम से कम सब्सक्राइब तो कीजिए और हमें वॉच कीजिए। हम आपको मैथमेटिक्स से हटाने बिल्कुल भी नहीं आए हैं। यह हमारा शौक का विषय है। हम आपको मैथमेटिक्स के जानकार बनाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स से बढ़िया आपका हो, यह हमारा प्रयास है। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आई होप कि हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।